बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं। इस सेकेंडरी फिजिक्स का आखिरी चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो सिलेक्टेड सिलेबस था ना, स्मार्ट सिलेबस दिया गया, उसमें टॉपिक है हमारा पहला मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इन दोनों को हमने डिस्कस करना है। तो पहले हम मास डिफेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिफेक्ट का मतलब होता है फ़र्क या कमी। द मास ऑफ ए न्यूक्लियस इज़ ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें क्या ये रहा है कि अगर हम अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लें ना, उसका मास ज़्यादा हो जाता है अकेली न्यूक्लियस के मास से। ठीक है, अगर इन दोनों का मास लें, इन दोनों का मास ज़्यादा होगा इस अकेली न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये कमी आ जाती है। इसी को हमने आज डिस्कस करना है। अब ये जो काम होता है सिर्फ न्यूक्लियर पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन या इन चीज़ों में ही होता है कि कंबाइन मास जो है वो कम हो जाता है, अलग अलग मास लें तो वो ज़्यादा हो जाता है। जबकि अगर हम रियल जो हमारे बड़े ह्यूज मासेज हैं, रियल प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं, तो वो अलग अलग मासेज बराबर होते हैं कंबाइन मासेज के। जैसे हम 2 किलो बाट हैं, उनका अलग अलग मास नोट कर लें तो भी 2 किलो होगा, अगर इकट्ठा ले रख लें तब भी क्या होता है 2 किलो होता है। लेकिन न्यूक्लियस में वो ये थोड़ा उलट हो जाता है। अब देखें कहता है ये है ये जो डिफरेंस ऑफ मास इन ए मास इज कॉल्ड मास डिफरेंस। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना मास में, तो ये क्या कहलाता है मास डिफेक्ट। अब इसका जनरल एक आइडिया देता हूँ, इसको हमने बार बार आगे इस्तेमाल करना है कि बेटा ये एक रूम है, यूँ समझे हॉस्टल रूम है। इस रूम में 4 स्टूडेंट रहते हैं और इसका जो रेंट है वो है 1000 रुपीज़। अब होगा क्या, चारों स्टूडेंट क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और कितने पे, जितने स्टूडेंट थे, हमने पूरे टोटल रेंट को 4 पे डिवाइड कर, तो एक एक स्टूडेंट को आ जाएगा 250 रुपये। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें इसका रेंट बढ़ के हो जाता है 10,000, कितना हो जाता है, अब हम डिवाइड करेंगे ना 4 स्टूडेंट पे, तो फिर इसका रेंट हर एक को आएगा 2500 रुपीज़ पर स्टूडेंट आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रेंट बढ़ता जा रहा है, उधर पर स्टूडेंट के लिहाज से भी क्या हो रहा है, वो रेंट बढ़ रहा है। ठीक है, इसी तरह हम मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मास डिफेक्ट में आगे काम आएगा, इसको हम यूज़ करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ये मैंने क्यों इसकी एग्जांपल दे दी। हीलियम के एग्जांपल लेते हैं। हीलियम में प्रोटॉन होते हैं 2 और एटॉमिक मास होता है 4। ये है एटॉमिक नंबर और ये क्या है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, वो है 2। एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना है 4 है। एटॉमिक मास में बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, जबकि एटॉमिक नंबर में सिर्फ प्रोटॉन होते हैं। मतलब ये सिर्फ प्रोटॉन है, ये इसमें प्रोटॉन भी हैं और न्यूट्रॉन भी हैं। तो ये मैंने लिखा है हीलियम में 2 प्रोटॉन है और 2 ही कितने न्यूट्रॉन। टोटल पार्टिकल कितने हो गए न्यूक्लियस में, हीलियम न्यूक्लियस में 4 पार्टिकल हो गए। इसकी बॉन्डिंग फॉर्म ये 1 2 3 4 ये पार्टिकल हैं किसके, हीलियम के। अब ये मास ऑफ हीलियम है, मास ऑफ प्रोटॉन, हीलियम के जो पार्टिकल हैं, मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, तमाम को ऐड करें ना टोटल मास आ जाएगा। अब टोटल मास है ये वाला, इनका अलग अलग मास लेंगे ना, तो ये यूँ समझिए ये प्रोटॉन 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 आ गया। ये एक बॉन्डिंग फॉर्म में हीलियम का। ये मैंने एक शीशा फॉर्म बनाया, देखें ये एक स्पोर्ट है, इधर हमने अलग अलग फ्री कंडीशन में वो पार्टिकल रखे हुए हैं, इधर हम बॉन्डिंग फॉर्म रखे हो। तो देखते हैं मास किसका ज़्यादा। तो नीचे देखें बॉन्डिंग फॉर्म का मास कम है और ये ज़्यादा था, तो ये थोड़ा सा यूँ झुक गया, ये साइड नीचे आ गई, तो ये वाला मास क्या है, ज़्यादा है। अब देखें ये हुआ क्या, जब ये बाइंडिंग न्यूक्लियस टूटा तो ये अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो बने ना, मास इसका लॉस हो गया, इनका मास बढ़ गया। ये कैसे लॉस, जो लॉस हुआ ना मास, वो किधर गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में, क्योंकि हमने वो आइंस्टाइन ने बताया E = क्या होता है mc²। तो वो जो मास लॉस हो रहा है किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी में। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा अब आगे देखें, अब हीलियम का जो न्यूक्लियस थे मास सेपरेटेड, यानी अलग अलग का मास ज़्यादा होता है बाइंडिंग फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इनका डिफरेंस लें सेपरेटेड अलग अलग, क्योंकि ये सेपरेट फॉर्म में अलग अलग इनका मास ज़्यादा होगा, बाइंडिंग फॉर्म में जो मास था कम था, इनका जो डिफरेंस है वो मास डिफेक्ट आ गया डेल m, जो अभी पढ़ रहे थे। देखो
अब एक बाइंडिंग न्यूक्लियस टूटा, अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए, तो मास में फ़र्क आया, तो उस फ़र्क को क्या कहते हैं? मास डिफेक्ट कहते हैं। चलें अब हम आगे थोड़ा सा देखें। अब ये मास डिफेक्ट, ये सेपरेट फॉर्म ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये बाउंड फॉर्म में जो थे, सेपरेट फॉर्म में हीलियम में 2 प्रोटॉन थे, ये 2 प्रोटॉन का मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी कितने थे? माइनस कर दे बाइंडिंग मास ऑफ हीलियम जो थी उसका। अच्छा, अब ये डेल एम मास डिफेक्ट, ये मास ऑफ प्रोटॉन आ गया, प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, यानी एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो आता है ना, ये न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देंगे, यानी कि यूँ देखें बेटा, प्रोटॉन जो होता है ना उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूट्रॉन को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटॉमिक मास होता है ना उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, यानी कि प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। अगर हम न्यूट्रॉन लेना चाहें तो जेड इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, वही यानी ए माइनस जेड आ जाएगा। ये न्यूट्रॉन का मास आ गया, माइनस ये हीलियम के मास का, और न्यूक्लियस वो बाइंडिंग फॉर्म में था। अब थोड़ा देखें ये है एक्चुअल मास हीलियम का, ये मास डिफेक्ट जो आ रहा है। हीलियम में कितने पार्टिकल थे? 4। अब इस तरह हमने वही कंसेप्ट लगाना है जो मैंने वो रूम वाला समझाया था। रेंट कितना था? 1000। स्टूडेंट कितने थे? 4। हर एक को कितना आ रहा? 250। ठीक है, तो मतलब अगर रेंट बढ़ जाए 10,000 है तो फिर क्या? 2500। तो इसमें भी वही, ये मास ज़्यादा था स्टूडेंट, पार्टिकल कितने थे? 4। तो इनका एक एक पार्टिकल का मास क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा। इधर मास डिफेक्ट आ रहा है कम, तो पार्टिकल कितने हैं? 4 हैं, तो फिर हर एक का जो मास एक एक पार्टिकल का ना कम होगा। ठीक है अब हम थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसी तरह कि कार्बन का मास डिफेक्ट, कार्बन में पार्टिकल होता है 12, एटॉमिक मास 12 होता है, तो फिर ये जो है ना एटॉमिक मास डिफेक्ट बाय 12, 1 पार्टिकल का मास जो लॉस होता है, कम होता है, वो वाला है। अब आ जाते हैं ऑक्सीजन का मास डिफेक्ट और 16, ये एक पार्टिकल मास जो लॉस होता है वो वाला। ये आ गया यूरेनियम का, यूरेनियम में पार्टिकल होता है 238, तो एक पार्टिकल मास डिफेक्ट एसिड, यानी कि ये उसके फार्मूले बन जाते हैं अब ये मास डिफेक्ट को हम ना एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं। एटॉमिक मास बेटा वो होता है जितने उसके अंदर पार्टिकल हैं, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। यानी इधर भी डिवाइड कर दे इसी इक्वेशन को, ये जो कहें इधर भी हम ए पे डिवाइड, पूरी को भी ए पे डिवाइड कर देते थे। ये देखो, ये आ गया मास, लॉस ऑफ मास पर न्यूक्लियस, यानी जो मास कम हो रहा था, ये इधर मैंने ये समझाया था, जो मास लॉस हो ना पर न्यूक्लियस यानी कि जितने नंबर ऑफ पार्टिकल थे, तो ये जो मास अलग अलग पार्टिकल था, हम इनको भी डिवाइड कर देते किस में? पर वो जो पार्टिकल थे ये एटॉमिक मास पे। अच्छा, अब इनके दरमियान ग्राफ है बेटा एक्स एक्स अलॉन्ग हमने लिए एटॉमिक नंबर, मतलब प्रोटॉन। हीलियम में प्रोटॉन कितने थे? 2 थे। न्यूट्रॉन कितने थे? 2 थे। अच्छा, ये हो गया। इधर आ गया मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियाई। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो ग्राफ बनता है ना बेटा, इधर स्टार्ट होता है और यूं ग्राफ आता है। इसके लिहाज से पार्टिकल अलग अलग वो दिए हुए हैं बुक में, लेकिन मैं इधर सिर्फ डिस्कस करूँगा आयरन को आयरन का जो मास डिफेक्ट पर यूनिट न्यूक्लियर है ना, वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल हैं कितने हैं? 28। कितने हैं? 28 पार्टिकल हैं, मतलब 28 एटॉमिक मास नंबर हैं। ठीक है, इसके लिहाज से ये कम होंगे, इसके जो वो थे क्या नाम है एटॉमिक मास पर यूनिट न्यूक्लियर, और इधर भी कम होंगे, इसका ज़्यादा है। ठीक है, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर है 28 और टोटल पार्टिकल हैं 56। कितने हैं? 56। अगर हम इधर थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें कि कार्बन के एटॉमिक नंबर मेरे ख्याल में 12 होते हैं, तो उसकी जो मास डिफेक्ट पर यूनिट वॉल्यूम होगा ना, पर यूनिट न्यूक्लियर, वो कम होगा। आयरन का क्या है? ज़्यादा है देखें बेटा, इधर फिर मैं समझा दूँ, पार्टिकल कितने हैं? 56 हैं। ठीक है, तो इसका मास डिफेक्ट भी क्या आ रहा है? ज़्यादा है। ऊपर मास डिफेक्ट कम हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है? सॉरी, इसका मास डिफेक्ट 9, 8, 7, ये माइनस में ना, माइनस में जितना नंबर कम होता है उतना बढ़ता जाता है। मास डिफेक्ट कम है
तो मास डिफेक्ट क्या होता जाएगा पता है, यानी कि इसका मास डिफेक्ट का नंबर 56 पार्टिकल ज़्यादा हैं। ठीक है, कार्बन के कम थे तो उसका मास डिफेक्ट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अभी ये तो था क्या इसका मास डिफेक्ट। अब आ गया बाइंडिंग एनर्जी। अब जो मास लॉस हुआ था ना, उस लॉस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई थी उसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। द मिसिंग मास जो डेल एम में इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड बाइंडिंग। यानी कि न्यूक्लियस के बनने या स्पिल्ड होने के नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है ना, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस, यानी कि किसी न्यूक्लियस तोड़ने के लिए जो एनर्जी जरूरत होती है इनटू न्यूक्लियन होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी जरूरत है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कह सकते हैं। अब ज़रा ये देखें, वही हम हीलियम का एग्जांपल देते हैं। 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, इनको कंबाइन करेंगे, हमारे पास एक बाइंडिंग फॉर्म बाउंड बन जाएगी एक न्यूक्लियस। तो एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, सॉरी मास क्या होगा, लॉस होगा। पहले मास क्या था, ज़्यादा था, लॉस हुआ, क्या बनी, एनर्जी। एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये कंबाइन होना जो होता है ना, ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, फ्यूज़ हो जाना। अच्छा, अब फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस जो बनी, अब्जार्ब एनर्जी। जब न्यूक्लियस हम ना न्यूक्लियस बनाते हैं, एनर्जी अब्जार्ब होती है। अच्छा सॉरी, ये था एनर्जी फॉर्मेशन में। अब्जार्ब एनर्जी उस वक्त होती है जब हमने ब्रेक करना न्यूक्लियस, यानी इसको जब तोड़ना हो, हम अलग अलग प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनाना, तब क्या होगी, एनर्जी इसमें हम अब्जार्ब करवाएंगे। जब ये कंबाइन होंगे तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला होता है डिफेक्ट ऑफ मास और सी स्क्वायर। हम अब देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स यानी एटॉमिक मास, ए पे डिवाइड कर दे इधर ए पे, ये बाइंडिंग एनर्जी पर मास है। डिफेक्ट मास हम पीछे ले आए कि एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास माइनस क्या था, पूरे हीलियम न्यूक्लियस का मास इनटू ये सी स्क्वायर आ जाएगा। पूरी को हम किस पे डिवाइड कर रहे हैं, ए पे कर रहे हैं। अब बाइंडिंग एनर्जी में भी ग्राफ ड्रा किया गया। इधर बैठा है न्यूक्लियॉन्स नंबर, मतलब यूँ समझ लें कि पार्टिकल नंबर हैं। ठीक है, इधर वर्टिकल डायरेक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन या पर यूनिट पार्टिकल लिया हुआ है। इसका ग्राफ थोड़ा सा इस फॉर्म में बनता है, यानी कि यूँ। अब हाईएस्ट जो पीक वैल्यू आ रही है ना, उस पर फिर आ गया आयरन। आयरन का पार्टिकल कितने हैं, 26 है, 56 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी भी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए बेटा, आयरन से पहले पहले जो पार्टिकल हैं, इसमें वो आप स्कॉलर की या बुक से देख सकते हैं इधर, और ड्यूट्रियम ऑफ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगर दो, अब वो ड्यूट्रियम क्या करेंगे बेटा, वो बाइंडिंग एनर्जी आयरन के बराबर लाने के लिए वो फ्यूज़ होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। तो क्या हो जाता है, रिएक्शन फिशन रिएक्शन होता है, बाइंडिंग एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। इस तरह मज़ीद रिएक्शन कराते हैं। वो क्यों कराना चाहते हैं, वो कराना यूँ चाहते हैं कि वो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी तक पहुँच सकें। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, मतलब इसकी लेफ़्ट साइड पे जो भी एटम पार्टिकल है ना, वो फ्यूजन रिएक्शन करेंगे, फ्यूज़ होंगे। चलें, अब आ जाते हैं आयरन से आगे। आयरन से आगे जो पार्टिकल हैं बेटा, वो हैवी पार्टिकल हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है आयरन से ज़्यादा है। जैसे हम यूरेनियम लेते हैं, इसकी 16 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। जबकि जो आयरन है ना, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एक पार्टिकल की। जबकि यूरेनियम की कितने, 16। अच्छा, अब ये क्या होगा, यूरेनियम क्या करेगा, एनर्जी कम करेगा इसको पहुंचने के लिए, आयरन को। कम कब होगी, जब ये यूरेनियम टूटेगा। टूटने का जो प्रोसेस उसे हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन होता है, जो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है। चलें, तो मतलब इसके राइट साइड पे जो एटम वो टूटेंगे, फिशन रिएक्शन होगा। आयरन की लेफ्ट साइड पे जो पार्टिकल होंगे वो फ्यूज़ होंगे। जैसे ड्यूट्रियम, 2 आइसोटोप्स हैं, हाइड्रोजन मिलते फ्यूज़ होते हैं। ये वाले भी इसको अप्रोच करते हैं, ये टूट टूट कर भी किसको अप्रोच करना चाहते हैं, आयरन का अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इनका बाइंडिंग एनर्जी को थोड़ा सा प्रोसेस देखें। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन देखें या पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी को हम अगर डिवाइड करें, 56 पार्टिकल हैं, वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। ये एनर्जी बेटा रिलीज भी हो सकती है, अब्जॉर्ब भी हो सकती है। ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि आयरन में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, टोटल तादाद कितनी है, 56, उनमें एक पार्टिकल की जो बाइंडिंग एनर्जी कितनी है बेटा, वो 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा, अब आ जाते हैं यूरेनियम पे।
यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी, अब यूरेनियम पार्टिकल टोटल होता है 238, यानी कि एटॉमिक मास इतना, इसको डिवाइड करें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है, ठीक है। अच्छा, अब हीलियम, हीलियम जो है ना, इसके फिर आगे हम थोड़ा सा एग्जाम्पल है। हीलियम जो मास डिफेक्ट है बेटा 0.0304 यू, और ए यू होता है 1.6606 क्रॉस 10⁻27 किलोग्राम बराबर होता है। अब मास डिफेक्ट अगर किलोग्राम मिले ना, ये यू वाले को हम इस पे डिवाइड कर देंगे, 0.03034 को हम 1.6606 क्रॉस 10⁻27 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास मास आ जाता है 5.03 क्रॉस 10⁻29 किलोग्राम के। ये मास डिफेक्ट आ गया किसका, हीलियम का। अब बाइंडिंग एनर्जी देखते हैं, ये मास डिफेक्ट इधर आ जाएगा। सी हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो 3 क्रॉस 10⁻8 होता है, उसका स्केल लेंगे मल्टीप्लाई करना, बाइंडिंग एनर्जी है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके आगे वाला, हीलियम की। अब हीलियम में पार्टिकल कितने होते हैं, 4 होते हैं, फिर 28.2 को 4 पर डिवाइड करना, 7 अप्रॉक्सीमेटली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाती है एक पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या पर एटॉमिक मास किसका भला, इसका हीलियम का। यानी हीलियम जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बाइंडिंग एनर्जी है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा, तो इसको अच्छी तरह समझिएगा। ओके, खुदा हाफिज़।